अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में इलेक्शन हुए 4 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि मुल्क का अगला वजीर आजम कौन होगा, किस जमात से होगा और कौन कौन सी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी, क्योंकि कोई भी जमात तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है और ना ही नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा कोई दूसरा बड़ा इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाज़ेह कर रही है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत में इत्तेहाद नहीं करेगी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी जमात हुकूमत नहीं बना सकती है और दीगर जमातें भी वाज़ेह कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस वक्त कौमी असम्बली में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के पास 92 नशिस्तें हैं, नून लीग की 79 नशिस्तें हैं, जिसमें 4 आज़ाद अरकान भी शामिल हैं जिन्होंने जीतने के बाद नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें हैं, जबकि MQM 17 नशिस्तों के साथ चौथे नंबर पर है। इसके अलावा 5 मजीद आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जिनके बारे में भी नून लीग दावा कर रही है। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बगैर किसी तीसरे इत्तेहादी के हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं और 134 का मैजिक नंबर उनके पास है। अहम बात यह है कि आइन के शिक 51 और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 14 दिन के अंदर हतमी नोटिफिकेशन जारी करना होता है और उसके बाद 3 दिन के अंदर आज़ाद उम्मीदवारों को किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना होती है और फिर चौथे दिन ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाती हैं। मगर अहम बात यह भी है कि अब तक इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 92 आज़ाद उम्मीदवारों और दीगर आज़ाद उम्मीदवारों के पास हतमी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किसी पार्टी में शामिल होने के लिए 3 दिन का वक्त होगा। और इस पेचीदा सूरत हाल की वजह से इलेक्शन के बावजूद हुकूमत साजी का मरहला पेचीदा हो गया है। कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए गोल्डन नंबर 134 है, जो किसी भी जमात के पास नहीं है और 2 जमातों के इत्तेहाद की सूरत में ही ये नंबर हासिल किया जा सकता है। और अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी किसी फार्मूले पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर किसी तीसरी जमात के बगैर ही 134 का गोल्डन नंबर पूरा हो जाएगा। लेकिन यह फार्मूला क्या होगा, इस हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत मुसलसल राब्ते में है और दोनों जमातों के अंदर भी मुशावरत हो रही है। कल रात को शहबाज शरीफ की सरबराही में नून लीग के वफ्द की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई थी और इस मीटिंग में नून लीग ने हुकूमत साजी के लिए जो तजावीज़ सामने रखी थी उस पर आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गौर कर रही है और इस वक्त भी उसका इजलास जारी है। लेकिन पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने CEC इजलास से पहले ही कह दिया था कि पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपने वजीर आजम के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया था। मेरी तजवीज़ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम नहीं बनते तो हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, वो बेहतर है। जबकि आज नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने ज़राए से आने वाली खबरों की तरदीद कर दी है और कहा है कि पहले 3 साल के लिए नून लीग का वज़ीर आज़म होगा जबकि आखिरी 2 साल के लिए पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होगा। ये खबरें दुरुस्त नहीं हैं। इसके अलावा नून लीग ने MQM और JUIF को भी हुकूमत में शमूलियत की दावत दी हुई है, जिस पर JUIF के अमीर मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ से हुकूमत में शमूलियत की दावत पर गौर के लिए बुध तक का वक्त मांग लिया है और MQM ने भी अभी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया है। दूसरी जानिब इलेक्शन में शिकस्त के बाद आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने पार्टी सरबराही से इस्तीफे दे दिए हैं। जहांगीर तरीन ने तो सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है, जबकि PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक ने सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा फाफिन ने 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मुल्क भर में वोटर टर्नआउट सिर्फ 47.8% रहा। मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,66,50,183 थी, जिसमें से कौमी असम्बली की 263 नशिस्तों पर 6,05,08,212 वोट डाले गए। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में वोटर टर्नआउट सबसे कम 41% रहा, जबकि इस्लामाबाद में वोटर टर्नआउट सबसे ज़्यादा 54.2% रहा। पंजाब में टर्नआउट 51.6% रहा। सिंध में टर्नआउट 43.7% रहा और बलिस्तान में टर्नआउट 42.9% रहा। इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी की सूरत हाल और जोड़ तोड़ के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिर लतीफ़ खोसर साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ और MQM का मौक़िफ़ भी हमारे सामने मुस्तफ़ा कमाल साहब रखेंगे। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जो MQM से मीटिंग हुई उसमें आप मौजूद थे, आप खुद इलेक्शन जीते हैं, मगर आपकी जमात जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि सादा अक्सरियत के करीब आएगी वो नहीं आई। जब आपकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, कितने मायूस हैं वो? नहीं, कथित तौर पे मायूस नहीं है। मैं उनको बड़ा अपबीट देखा और बिल्कुल वो होपफुल थे कि वील बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट और इंशाल्लाह ताला अगर कोई कमी रह गई है हमसे इस इलेक्शन में, वो हम हुकूमत में आके जो है कोई आवाम की खिदमत करके रिलीफ दे के बहुत से चीज़ें हैं
जिनके ऊपर अमल दरामद हो गया तो हम जो लॉस्ट ग्राउंड जो है वो हम गेन बैक कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली मगर कुछ आपके जो रहनुमा हैं वो ये भी इजहार कर रहे हैं जैसे कि नवाज शरीफ उनके करीबी लोगों को हराने की कोशिश की गई, जिसमें हमने जावेद लतीफ साहब भी कुछ इस तरफ इशारा कर रहे थे। क्या मियाँ साहब भी ये सोच रहे हैं या मियाँ साहब समझते हैं कि फेयर इलेक्शन हुआ और हमें इतनी ही सीटें मिलनी थी जितनी मिली? नहीं, हमें इस चीज का एहसास है कि कहीं ना कहीं जो है वो लैप्सेस वगैरह हुए हैं, लेकिन हम उस हमारे लिए वो इशू जो है ना हम समझते हैं कि नहीं, हमारे लिए जिस तरह पीटीआई का एक वतीरा है कि वो हर इलेक्शन के ऊपर जो है इशू बनाते हैं। अब देखें ना शाहजेब, अगर वो 80% या 70% केपी में जीत गए हैं तो इलेक्शन एक्सेप्टेबल है। इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन एक्सेप्टेबल है। लाख की उन्होंने लीड ली है, 1.25 लाख की लीड उनके बंदों ने ली है, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन पंजाब में क्योंकि वहाँ पे 65% वोटर यहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ पे अगर PMLN जो है उसको कोई एज मिल गया है, स्लाइट एज मिल गया है, तो उसके ऊपर धांधली का शोर मच गया है। तो ये दिस इज रिडिकुलस, यू नो, इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें। वैसे मगर फिर जब आगे जाके जाए, क्योंकि अभी भी तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि जी हम अक्सरियत में हैं और ट्रिब्यूनल से हमारे हक में फैसले आएंगे, फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ धांधली की गई है। आपकी जमात कॉन्फिडेंट है कि जितनी सीटें मिली हैं इन्हें भी रिटेन कर पाएंगे? जी बिल्कुल, हम हमारी सीटों में ऑलरेडी इजाफा होना शुरू हो गया हुआ है। मेरा ख्याल है कि पिछले 2 दिन के अंदर जो है 7-8 सीटें हमारी नेशनल असेंबली की इंक्रीज हो गई हैं। कुछ जो है वो जो आज़ाद ने ज्वाइन किया है, कुछ इंडिपेंडेंट्स ने भी ज्वाइन किया, मेरा ख्याल है 1-2 ज्वाइन किया है, और कुछ और लोग भी, यानी मुझे पर्सनल इल्म है कि जो तहरीके इंसाफ के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो कनेक्टेड लोग हैं वो भी जो है क्रॉस ओवर करना चाहते हैं, और किसी मुनासिब वक्त पे 1-2 दिन में 3 दिन में और लोग भी ज्वाइन कर जाएंगे। जब तक जो है असेंबली का जो सेशन बुलाया जाता है, मेरा ख्याल है हमारी तादाद जो है वो रीजनेबली इंक्रीज हो जाएगी इंशाल्लाह। बगौर साहब, नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत देने की बात करते थे, वोट को ऐसे इज्जत देनी थी कि वोट तहरीक इंसाफ को पढ़ना था और अपनी पार्टी में लाके इज्जत देनी थी। देखें, ये अब तो ये टेक्निकली तो देखें वो वोट को इज्जत दी है ना, वो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो तो उनको अगर बल्ले का निशान नहीं मिला और वो इंडिपेंडेंट लड़े हैं और वो खुद आना चाहते हैं। हम तो किसी को लेओर नहीं कर रहे कि हम किसी के पास नहीं गए, लेओर नहीं कर रहे लोग। अगर वो मरियम नवाज साहिबा जब आपकी पार्टी को तोड़कर इमरान खान साहब के पास जा रहे थे तो वो कहती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में है, अब वो नून लीग में आ रहे हैं। मैं जो आप बात कर रहे हैं मैं उससे एज ए पॉलिटिकल वर्कर तो इख्तिलाफ नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे हालात हैं हमारे मुल्क के, आज से नहीं कई दहाइयों से, उसकी कोशिश तो हमें जारी रखनी चाहिए कि उनको रिफॉर्म कर सकें उन हालात को। लेकिन अंदरूनी हालात जो है बाजुका जो है जो गिवन सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके अंदर है कि आपको ऑपरेट करना पड़ता है। इट्स सैड बट दैट्स अ फैक्ट। मैं आपको आपके साथ कंटेस्ट नहीं करूंगा इस बात। और ख्वाजा साहब, अब जब ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें पीपल्स पार्टी एक डील मेकर की सिचुएशन में है, आप बनाएं तो उनके बगैर हुकूमत नहीं बनती, पीटीआई चाहे तो उनके बगैर हुकूमत नहीं बनती, पीटीआई तो आगे बढ़ नहीं रही, तो एक बहुत ही ज़्यादा लेवरेज की पोजीशन है उनके पास। क्या ये दुरुस्त है कि उनकी तरफ से कहा गया कि जी 3 साल आपका प्राइम मिनिस्टर, 2 साल हमारा प्राइम मिनिस्टर? मुझे अभी पता लगा है कि कोई इस किस्म की स्टेटमेंट आई है हमारी पार्टी की तरफ से। मैं कंफर्म नहीं है, आपकी तरफ से डिनायल आया जी। मरियम औरंगजेब साहब ने डिनाई किया है, मगर खबरें हैं कि ये इसकी बात हो रही, इस किस्म की कोई बात नहीं हो रही, इस किस्म की बात नहीं हो रही। और क्या जो सेंस आपको मिला, नवाज शरीफ साहब से मिलकर इस बात पर अग्री करेगी पार्टी की 3 साल हमारा हो? क्योंकि ज़ाहिर शुरू के 3 साल बड़े मुश्किल फैसले हैं और 3 साल। मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन शाहजेब देता हूँ इसके ऊपर। देखें, 3 साल तो जो है ये आपको बहुत से ऐसे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे जिनसे जो है कुछ तकालीफ जो है बढ़ेंगी बाज़ तबकात की जो है, और जब सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा मरीज जो है तो किसी और के हवाले हुकूमत कर देना, मेरा ख्याल है ये तो बड़ी दानिशमंदी की बात तो नहीं होगी कि आप जो है मुश्किल पीरियड जो है 2 साल का या 3 साल का इनिशियल जिसमें डिफिकल्ट डिसीजंस करने पड़ेंगे वो आप गुजारा, एक पार्टी गुजारा कर ले, और फिर जब वो फसल काटने का वक्त होगा तो कोई और पार्टी आके फसल काट ले।
मेरा ख्याल है ये कोई भी पार्टी नहीं में इस पे एग्री करेगी, ना पीपल्स पार्टी एग्री करेगी, ना PMLN एग्री करेगी, या कोई भी दानिशमंद पार्टी जो है एग्री नहीं करेगी। और हमने ये इस किस्म का एक एक्सपेरिमेंट किया था बलूचिस्तान में। इन माई ओपिनियन, मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये हमने ज्यादती की। डॉक्टर मालिक को जो है हमें कंटिन्यू करना चाहिए था। ही वाज डूइंग वेल। इसी तरह की सिचुएशन जो है दोबारा नहीं होनी चाहिए। दिस इज अननेचुरल। मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ मैं अपना। ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि जरदारी साहब सदर हो, चेयरमैन सेनेट का स्लॉट उनके पास हो, पीपल्स पार्टी के पास हो, बलूचिस्तान की हुकूमत में वो उनके पास चीफ मिनिस्टर हो, क्योंकि तकरीबन JUI आप और पीपल्स पार्टी बराबर बराबर खड़े हैं। ये सब कुछ देने को तैयार हैं आप वज़ारत उज़्मा के लिए? मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है इतना ये जो आप जो कीमत लगा रहे हो जरा महंगा सौदा है। हो सकता है इससे कम के ऊपर जो है कोई बातचीत हो जाए, और इससे कम पर इस तरह बातचीत हो जाए कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हो या इस तरह के बिलावल भुट्टो ज़रदारी वजीर आजम हो। देखिए, मेजॉरिटी हमारे पास है। मैं फिर अपना जाती ओपिनियन कहूंगा कि PMLN का हक बनता है कि हम प्राइम मिनिस्टर हमारा हो। प्राइम मिनिस्टर आपका हो, मगर आप ज़रा नवाज शरीफ साहब लीडर तो आपके हैं, मगर आपसे दोस्ती का भी ताल्लुक है उनका। तो वो खुद जब आप मिले और आपने कहा बड़े पुरुमीद थे, वजीर आजम बनने के लिए पुरुमीद थे। बल्कि मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा डाउन था, लेकिन मैं उनका देख के, उनकी स्पिरिट्स देख के, उनका जज्बा देख के, उनकी जिस तरह वो इत्मीनान था उनको देख के, तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है मेरा रीगेन हुआ। मैं जब वापस आया हूँ तो मैं जब गया था तो आई वाज अ बिट स्केप्टिकल अबाउट द सिचुएशन, लेकिन वापस आया तो थोड़ी सी मुझे क्लैरिटी आ गई हुई थी उनको देख के, उनसे बैठ के उनके साथ। इस बात की क्लैरिटी कि वो खुद वजीर आजम बनने जा रहे हैं, इस बात का इत्मीनान था उन्हें? नहीं, मैं ये बात जो है ना, मैंने सुबह एक समा का वो मेरा ख्याल है मैंने उनसे बातचीत की थी। तो फिर उसके बाद जो है ना वो मेरी पार्टी ने मुझे कहा था कि क्योंकि इसमें कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ तो इसलिए आप कमेंट ना करें, आप दूसरी दफा मुझे जो है ना किसी मुसीबत में ना फंसाएं, खुदा का वास्ता को मेरा भी ख्याल करें। अच्छा, दुरुस्त है, मगर साथ में जो MQM है, अब ज़ाहिर उनकी इतनी बड़ी बार्गेनिंग पोजीशन रही नहीं अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं, क्योंकि आप दोनों ही मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। तो उस वाली मुलाकात में आप थे, उन्होंने क्या मांगा? मेरा ख्याल है कि उनके साथ जो हमारी मुलाकात हुई है शायद वो बहुत अच्छी हुई है मेरी दानिश में। बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव बात हुई है और वो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने के लिए नेशनल पॉलिटिक्स में और कराची की पॉलिटिक्स में वो तैयार है। और मेरा ख्याल है कि उनकी हैंड होल्डिंग करनी चाहिए दोनों बड़ी पार्टीज को। पीपल्स पार्टी भी तैयार है इस बात के लिए? मैं पीपल्स पार्टी, मैं तो एक ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ। हम तो तैयार हैं क्योंकि मुझे इस बात के ऊपर कोई पार्टी से फिर ना वार्निंग मिल जाए, क्योंकि कराची के जो हालात हैं उसमें जो है वहाँ पे एक यूनिफाइड किस्म की पॉलिटिकल अरेंजमेंट होनी चाहिए जिसमें कराची की कोई रिकवरी हो। वहाँ पे लोगों को शिकायतें हैं, जेन्युइन शिकायतें हैं, और वो इट्स बिन टू लॉन्ग। लास्ट टाइम भी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में जाके वहाँ पे रिकवरी हुई थी, वहाँ पे पानी का मंसूबा या और मंसूबे जो ये बस वगैरह का जो मंसूबा था या दहशतगर्दी का खात्मा जो था वो 5, 6, 7 साल से चल रहा था। 2008 से लेके 2013-14 से चलता। मियां नवाज शरीफ ने जाके वो सारे मामला जो है सेटल किए थे। इस दफा भी हम फॉर सेक ऑफ कराचियाइट्स, फॉर सेक ऑफ सिंधीज हम करेंगे जरूर। इट्स नॉट जस्ट कि हमारी हुकूमत वहाँ पे नहीं है तो हम उनको अबैंडन कर देंगे, कतई तौर पे नहीं। हम बिल्कुल कराची के साथ खड़े हैं। और पंजाब में ज़ाहिर है तकरीबन सिंपल मेजॉरिटी के करीब हैं आप। जो इंडिपेंडेंट्स, नॉन PTI इंडिपेंडेंट्स हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है 22 तकरीबन कि आप सिंपल मेजॉरिटी को सरपास कर जाएंगे। पावर पॉलिटिक्स में पंजाब की बहुत अहमियत होती है, नहीं था आपके पास तकरीबन 5 साल के लिए, अब होगा वापस आपके पास। फैसला क्या है पंजाब को के वजीर आला कौन होंगे? मरीम नवाज साहब होंगी? मैं उस पे तो कोई फैसला नहीं हुआ। मियां साहब ने जो क्या कहते हैं, इज होल्डिंग हिज कार्ड्स, को क्या कहते, मुझे पूरा भूल गया हूँ इस वक्त, उम्र का तकाजा है। तो वो लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं कि हम बिल्कुल डिटर्मिन्ड हैं
कि हम पंजाब को जो है पाकिस्तान सारे के लिए एक एग्जाम्पल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल पार्टी मेजॉरिटी है हमारी, हम उसको एग्जाम्पल बनाएंगे कि किस तरह हुकूमत की जाती है और किस तरह सूबे के हालात बदले जा सकते हैं। हम बाकी सूबों और बाकी भाइयों को भी, पख्तून्स को, बलोचिस को, सिंधीज को, कराचीइट्स को भी जो है कहेंगे, और अगर उसमें हमें कोई कुर्बानी भी देनी पड़ी हम जरूर देंगे कि हम पंजाब की जो गवर्नेंस है वो रिमार्केबली इम्प्रूव करेंगे और उसको एक एग्जाम्पल बनाएंगे, एक मिसाल बनाएंगे बाकी मुल्क। मगर ख्वाजा साहब, क्योंकि ज़रा अब जो आपकी गवर्नेंस का, माजी की गवर्नेंस का मुकाबला उस्मान बुज़दार साहब से था, और उस्मान बुज़दार साहब ने तो ज़ाहिर पंजाब का जो हाल किया वो सब ने देखा, खुद तहरीक इंसाफ उसका दिफा करने को तैयार नहीं थी, मगर उसके बावजूद अगर ये चैलेंज आपको पड़ा तो क्या इसका मतलब है कि आपका वोटर सपोर्टर गवर्नेंस के साथ साथ एक बयानिया भी मांगता है, हक के हुक्मरानी का बयानिया मांगता है, आगे कंपटीशन भी मांगता है, जो बैक टू बैक फैसलों से उल्टा ऐसा तासुर दिया गया जैसे इमरान खान है ही नहीं कंपटीशन में? नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं इख्तिलाफ नहीं करता कि बयानिया बिल्कुल वोटर मांगता है, और बयानिया जो है नॉट ओनली इन पाकिस्तान, सारी दुनिया में आपको कोई ना कोई जो है बयानिया या स्लोगन जो है आपको देना पड़ता है, आपको नैरेटिव देना पड़ता है, वो बिल्कुल होगा। हम बेसिकली बयानिया जो है आम आदमी की जिंदगी जो है उसको ऊपर लाने की कोशिश होगी, और स्पेशली ख्वातीन को और नौजवान जो हमारी नस्ल है, चाहे वो ख्वातीन हो या बच्चे हों या बच्चियां हों, उनको जो है मेन जो धारा है हमारी मेन स्ट्रीम हमारी सोसाइटी का या हमारे मुल्क की जो है उसके अंदर लाने के लिए इक्विप करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपके 65% पॉपुलेशन जो है वो एक किस्म की डिसइंफ्रेंचाइज रहेगी या उसको अपॉर्चुनिटी वो नहीं मिलेगी जो हमारी अपर क्लासेस को या 10-15% को मिलती है, तो आपका मुल्क नहीं चल सकेगा। उनको आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हम करेंगे। हम पंजाब में ये एग्जाम्पल बनाएंगे, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है तो हम बाकी सूबों के साथ भी मिलकर तीनों सूबों के साथ मिलकर इस एग्जाम्पल को जो है बिल्कुल करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, क्या कहीं से कोई कोशिश करेगी कि हुकूमत बनाई जाए? तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो खुद भी मुंतखब हुए हैं, लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। इंडिपेंडेंस में लीडिंग पार्टी है आपकी, 92 आपकी निशिस्तें हैं, मगर उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी हुकूमत बनाने की कोई नियत ही नहीं कर रही है। नून लीग, MQM, पीपल्स पार्टी, वो सब मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। देखिए, यही तो अलमिया है खानदार साहब के, जो सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी है उसको पार्टी रिकग्नाइज ही नहीं किया जा रहा, और आप भी PTI बैक्ड कैंडिडेट और इंडिपेंडेंट्स का लफ्ज कह रहे हैं। हालांकि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर एग्जिस्ट करती है, उसको कभी बैन किसी ने नहीं किया, ना ही इलेक्शन कमीशन बैन कर सकती है। आर्टिकल 17 में बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 17 में हमारे खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ है, तो इसलिए हम PTI ही के मेंबर हैं, और जब हमने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे तो उस पर PTI ही लिखा था। तो खोसा साहब, इस वक्त क्योंकि टाइम इतनी तेजी से आगे गुजर रहा है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, इंडिपेंडेंट्स को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ना ये फैसला बता रहे हैं कि किस पार्टी के साथ जाएंगे इंडिपेंडेंट्स, ताकि इस मसले को हल किया जाए, आपको रिजर्व सीटें मिले, आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो, किसके साथ मिलेंगे आप कुछ भी बता नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम नहीं निकल जाएगा। खानदार साहब, आप देखें कि जब हमने किया था नजरियाती के साथ इलाक करके, हमने सारे 7 दिन करके उनके साथ साइन करवाए, तो आपको पता ही है किस तरीके से उसे उठा लिया गया, और उसके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर उल्टा हमारे ऊपर पर्चे दर्ज करवाने की जो है बातें हो रही थी। तो ये कोई इलेक्शन जिस तरह से हुआ है, आप खानदार साहब देखें कि हाथ पैर बांध के एक शख्स को आपने मैदान जंग में उतार दिया, और बख्तर जो माशाल्लाह नेज़े और सारे बंदूकें और सारा कुछ लेकर आए, वो फिर भी चारों शाने चित गिराए अवाम ने। ये पहला इलेक्शन है कि मैं हैरान हूं कि ना तो लोग खुद कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे और लोग खुद उनके सिंबल्स ढूंढ रहे थे, और जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने एक शऊरी तौर पर जिद करके उन्होंने आगे अपने कैंडिडेट्स को दिया है, इसकी मिसाल पाकिस्तान क्या मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में नहीं मिलती है। और ये कितने इंडिपेंडेंट्स हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे? सबसे अहम सवाल ये है, अवाम वाकई खड़ी हुई, इसके बावजूद खड़ी हुई कि आपके पास बल्ले का निशान नहीं था, आपको सीटें दिलाई, मगर अब नजरें हैं दीगर जमातों की आपके इंडिपेंडेंट्स पर, कितनों ने कंफर्म कर दिया कि वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे?
ये सभी सिवाय इसके कि ये जो वसीम कादिर साहब हैं, वसीम कादिर साहब का तो अगवा हुए और सॉफ्टवेयर उनका जो है रारी उनकी जो है घुमा दी गई। जो भी हुआ ना वो मतलब आपके पार्टी के कुछ रहनुमा पैसे लेने का भी इल्जाम लगा रहे हैं उन पर, सिर्फ अगवा की नहीं, वो आपके पार्टी के रहनुमा ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि अगवा कोई नहीं हुए थे, पैसे लिए इन्होंने। चले पैसे भी लिए, अगवा करके ही पैसे लिए जाते हैं, माफ कीजिएगा, मगर ना उनका जो कैंडिडेट रोहिल असगर साहब थे वो तो शरीफ खानदान की फैमिली मेंबर है, ही इज रिलेटेड टू देम, यू नो दैट। तो इसलिए अगर उसको उठाया गया है तो उसका जो हशर हो रहा है, और फिर आप खुद हल्फनामा दिखा रहे हैं कि हल्फनामा भी कुरान पर उसने जो है किया हुआ है। तो ये बदकिस्मती है शरीफ फैमिली का, और ये माशाल्लाह जो दो पार्टी कर रही हैं, इन्होंने तिजोरियों के मुंह भरे खोल कर लूटा है धरती माँ को, और वही पैसा अब वो इलेक्शंस पर अगर मगर साहब आप ये कह रहे हैं कि इसके अलावा बाकी सब ने कंफर्म कर दिया है कि वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे, इनके अलावा सब पार्टी के साथ खड़े रहेंगे जो 90+ आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं? खड़े हुए हैं। और खानदान साहब जो 50 हमारे लोग जिनको चुराया गया इलेक्शन, पहले तो सिर्फ दौलत लूटते थे, अब ये हमारे यानी मैंडेट को भी लूट रहे हैं। ये वोट को इज्जत देने वाले जो है, वोट का जिस तरीके से ये तार कर रहे हैं, ये भी एक शाखसाना आपके सामने है। और फिर देखिएगा कि खुद ऑपोजिशन के खुद पीर पगाड़ा साहब जो कुछ कह रहे हैं, अचक जई साहब जो कुछ कह रहे हैं, अहमद काजी साहब जो कुछ कह रहे हैं, खुद JUIF के मौलाना फजलुर रहमान जो कुछ कह रहे हैं, जुबैर साहब जो कुछ कह रहे हैं, फिर आप देखें कि इतने लोग खुद ये कह रहे हैं कि भाई ये कैसा इलेक्शन आपने करवाया है, क्या सिर्फ एक जमात को ही आपने ताजपोशी के लिए उनको लेकर आए थे, और फिर अब दो जमातों के दरमियान आप जो है बंटवारा कर रहे हैं, कोई सदर बन रहा है, कोई वजीर आला बन रहा है, कोई वजीर आजम बन रहा है। तो सर मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आप इस पोजीशन में हैं कि एक्टिवली आगे बढ़ के कुछ जमातों को इंगेज कर सकते हैं, माइनस नून लीग, माइनस पीपल्स पार्टी भी आप कोशिश कर सकते हैं अपने इंडिपेंडेंट्स को संभाल के, दीगर इंडिपेंडेंट्स को ज्वाइन करा के, और MQM और दीगर जमातों से बात करके। आप ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने फैसला कर लिया अपोजिशन में बैठने का, हुकूमत बनाने का नहीं सोच रहे हैं बिल्कुल? देखिए खानदान साहब, ये कभी होता है जिसके पास सबसे ज्यादा अददी बरतरी हो, हमेशा उसी को जो है मदऊ किया जाता है कि आप अपना जो है हुकूमत बनाएं। साहब अगर आपको मदऊ कर भी लिया जाए तो आप, मैं ये कह रहा हूँ, आपने किसी को अप्रोच ही नहीं किया, अगर आपको मदऊ कर लिया जाए तो आप कैसे हुकूमत बनाएंगे? नहीं, आप देखें तो सही, हम तने तनहा बना सकते हैं, हमें किसी बिसाखी की जरूरत नहीं है। हमारा कोलिशन का तजर्बा जो है कोई कामयाब नहीं रहा है, माफ कीजिएगा, कोलिशन को तो आप तितर बितर करके वैसे मगर इस वक्त ज़ाहिर आपके एक लीगल प्रोसेस चल रहा है जिसमें आप फाइट कर रहे हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के जी वो हम जीते हैं, मगर ऑन पेपर 92 हैं, इसके साथ कैसे हुकूमत बना लेंगे अकेले? अच्छा, तो 93 के साथ जरा आप मिला लीजिएगा ना हमारे, फिर उसके बाद स्पेशल सीट्स भी तो आएंगी ना, खवातीन और माइनॉरिटीज भी आएंगी, और ये वो तो सबको मिलेंगी ना। 134 तो आपको स्ट्रेट चाहिए इन्हीं में, तो आप किसी से मिलेंगे तो ही हुकूमत बना पाएंगे। नहीं, देखें 134 तो हमारे पास क्लियर आ जाएंगे ना, अगर आप माइनॉरिटीज और खवातीन को मिलाते हैं 93 के साथ। नहीं, फिर रिक्वायरमेंट 169 हो जाती है। मैं रिजर्व सीट के बगैर 134 कह रहा हूं कि आपको किसी के साथ मिलना पड़ेगा। देखें, ये हमारे 50 जो चुराए गए हैं, ये भी हमें यकीन है, आप अंदाजा कीजिएगा कि मेरे मद्दे मुकाबिल ने तो ग्रेस दिखाई और उसने तस्लीम किया शिकस्त को, लेकिन क्यों कर ये जो दाई है इतने बड़े चैंपियंस हैं डेमोक्रेसी के, और दुनिया सारी चिल्ला रही है कि जो धांधली की गई है आपका, आप USA देख लें, आप जो है जितने ऑस्ट्रेलिया देख लें, दुनिया सारी कह रही है कि इन्होंने जो है जिस अंदाज से इलेक्शन करवाया है, इसकी ह्यूमन राइट्स मगर मसला है कि वो जो आपका गिला है उस पर फैसला आने में बड़ा टाइम लग सकता है। कासिम सूरी साहब 4 साल तक कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर रहे थे और वो दूसरे नंबर पर भी नहीं थे, स्टे ऑर्डर पर चलते रहे, बदियाल साहब ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ था। तो आपको लग रहा है ये फैसले इतनी जल्दी आ जाएंगे कि आपके ये 92 में अपने वो 40-50 मिला लेंगे और वो फैसले भी आपके हक में आ जाएंगे और सादा अक्सरियत से हुकूमत बना लेंगे? इलेक्शन कमीशन को तो है ही डे टू डे चलाने वाली। हम इलेक्शन कमीशन के पास सारे लेकर गए, हमने 45 फॉर्म सारों के लगा दिए हैं, और 47 फॉर्म जो है वो 45 को फॉलो करता है। बदकिस्मती देखिएगा कि 45 तक तो ठीक चला, और उसके बाद कब्जा कर लिया गया रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और कब्जा करके वहां जो है उनको मारा भी गया, धक्के भी दिए गए, और फिर मनपसंद जो है नताइज वहां उलट कर दिए गए, रिवर्स कर दिए गए। कभी ऐसा मजाक भी देखा है कभी पाकिस्तान की, क्या दुनिया की तारीख में कभी देखा है?
तो क्या ये मॉरल फाइबर रह गया कुछ इसका? वैसे यानी कि साहब आप ये कह रहे हैं कि जब तक ये फैसला नहीं आता तब तक आप किसी को अप्रोच नहीं करेंगे, फैसले आपके हक में आ गए आप सादक सीरत से हुकूमत बनाएंगे, वरना ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, कोलिशन के लिए नहीं जाएंगे। 100% आपने बात सही की है। हम ऑपोजिशन में रहकर हम आवाम की खिदमत ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे अगर ये नौबत आई। इसलिए कि हम पावर पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते हैं कि हमने जरूर ग्रैब करनी है पावर, हमने खिदमत करनी है आवाम की, हमने जो है पाकिस्तान की खिदमत करनी है। हम कोई लूट मार करके बाहर जाने वाले नहीं है। इनका तो काम ही वसीला ही है कि ये आते हैं, पावर ग्रैब करते हैं, पावर ग्रैब करने के बाद लूटते हैं और उसके बाद बाहर चले जाते हैं। और बहुत शुक्रिया। 92 सीटें हैं तहरीक इंसाफ की, मगर उनका दावा है कि जो हमारी मजीद सीटें हैं वो हम लड़कर लेंगे, उसके बाद हुकूमत बनाएंगे, कोलिशन किसी के साथ नहीं बनाएंगे। आगे क्या होने जा रहा है बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें हुकूमत साजी से मुताल्लिक मुशावरत हो रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों इजलास में मौजूद हैं। ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं, इस वक्त जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती वहाँ मौजूद हैं। वकार, लंबी मीटिंग हो गई है, क्या अंदर की इतलात हैं? शाहजेब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कई घंटे से जारी है। 7:15 बजे इजलास जो है वो शुरू हुआ था और सिर हासिल बहस हो रही है इलेक्शन और इलेक्शन के नताइज और उसके बाद हुकूमत साजी के जो मामलात हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा जो है वो सामने आ रही हैं। और इस वक्त जो बहस यहाँ पर हो रही है उसमें एक चीज़ तो तय है कि अगर हम मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादियों के साथ जो PDM की जमातें हैं उनके साथ मिलकर अगर हुकूमत बनाते हैं तो किस शेप में हमें वहाँ शरीक होना चाहिए। कुछ तजावीज़ ऐसी भी हैं और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तरफ से ये तजावीज़ आई हैं कि हमें सिर्फ उनकी हुकूमत बनाने में मदद करनी चाहिए, बल्कि काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि हमारा जो मंशूर था हमने उसके ऊपर अगर हुकूमत में शामिल हो गए तो हम कैसे अमल दरामद वो करेंगे। ताहम अभी तक मुख्तलिफ वो तजावीज़ आ रही हैं और इसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि बाकायदा इसके या प्रेस रिलीज वो जारी की जाएगी या जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी वो बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर जारी है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, देखते हैं कि पीपल्स पार्टी क्या फैसला करती है और जैसे ही फैसला होता है हम आपके सामने रखेंगे। वकार सत्ती भी उस वक्त वहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। 17 सीटें आपने ली हैं, जाके मुलाकात भी लाहौर में नून लीग की क़यादत से की, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी पोजीशन में है कि उसके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती है, और वो अगर हुकूमत में आ जाए तो नून लीग को और किसी की ज़रूरत नहीं है। कि एक अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में हैं आप 17 सीटें लेने के बाद भी? पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है उस वक्त जो है वो इस वक्त कोई भी इक़्तिदार किसी के लिए बहुत बड़ी चार्म वाली जगह नहीं है। चैलेंजेस इतने हैं, एक्सपेक्टेशंस इतनी हैं कि शायद आप इक़्तिदार से बाहर रहें तो बहुत ही अच्छी बात होगी शायद, और किसी को इसका अफसोस नहीं होगा। इसलिए कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे इस वक्त जो है वो पूरा उतरना, और जो इस वक्त के हालात हैं तो वो इट्स नॉट द बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है ये सारी चीज़ें। दूसरी बात ये कि कोई भी इस वक्त पाकिस्तान में नंबर्स किसी के कितने भी हुकूमत बना लें, आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप अकेले इस मुल्क को चला सकते हैं या चला लेंगे और ये सारे मसाइल हल कर लेंगे। ये मुल्क इस वक्त जिस तरह के कोगमायर में दलदल में, इसको पाकिस्तान की तमाम इकाइयों ने मिलकर अगर इकट्ठे इसको इस दलदल से निकालने की, आवाम को मुश्किलात से निकालने की कोशिश अगर नहीं की और चंद चीज़ों पे जिसके ऊपर तमाम लोगों ने इत्तफाक अगर नहीं किया और उस पर खुदा न खास्ता सियासत और अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस की सियासत होती रही, तो अभी पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान रियासत के पास वो थ्रेशोल्ड लेवल जो था वो सैचुरेट कर गया है और लोग अभी बिल्कुल नाक तक आ गए, उनकी परेशानियां, उनकी तबाही। MQM की अपनी भी एक पॉलिटिक्स है। 17 सीटें आपने जीती हैं, जाहिर है कराची में डिलीवर करना आपका टारगेट है, मगर उसका रूम आपके पास कम है, मेयर आपका नहीं, सिंध में हुकूमत आपके पास नहीं, तो आप क्या करेंगे, क्या बार्गेन करेंगे आपके अपनी पॉलिटिक्स भी रिवाइव हो और साथ में आपको मौका भी मिले कराची के लिए कुछ करने का? क्या ऐसा है आपके पास? देखिए, MQM पाकिस्तान ने आज से तकरीबन 5 माह पहले अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक ड्राफ्ट तमाम पाकिस्तान की पार्टीज़ को पूरे पाकिस्तान में रोशनास कराया, उसको इंट्रोड्यूस कराया, उसके ऊपर बहस करवाई और आज हमारे पास एक सॉलिड डॉक्यूमेंट है जिसमें हम 3 आईनी तरामीम चाहते हैं। और उस आईनी तरामीम में हम वज़ीर आज़म वज़ीर आला की तरह लोकल गवर्नमेंट के महक में आइन में लिखवाना चाहते हैं। हम जो NFC अवार्ड जहाँ से दिया जा रहा है और सूबों को बढ़ जाता है, वो सूबे आगे पैसे नहीं देते, हम वहीं से डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिलवाना चाहते हैं। जहाँ से NFC अवार्ड मिल रहा है वहीं से आप डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन तमाम पाकिस्तान भर की कर दें और कराची और सिंध के तमाम शहरी इलाकों की भी कर दें।
दे। तीसरी बात हम लिखवाना चाहते हैं कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं, जब तक मुल्क में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्टेड इलेक्शन नहीं होने चाहिए, जनरल इलेक्शन। ये आप कहेंगे कि भाई हमारे पास तो ये तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हाँ भाई 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। आज पीपल्स पार्टी होगी कंफर्टेबल कि भाई उसके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती, लेकिन यकीनन आज हर एक सीट रखने वाली पार्टी की अहमियत, और हम इस वक्त पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी हैं, और हमारा ये नुस्खा जो है वो सिर्फ कराची का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। आप ये देखें ना, आज ये तबाही बर्बादी पाकिस्तान सिर्फ इलेक्शन कराने से हो जाएगा? आपको एक निजाम जो कि ये फेल हो चुका है उसको चेंज करने की जरूरत है। और क्या फॉर्मूला हम दे रहे हैं। और क्या सिंध में भी आप हुकूमत में बने, अगर मरकज में इत्तेहादी बनते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ, क्या सिंध में भी इत्तेहादी बनेंगे पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए शाहज़ेब भाई, पीपल्स पार्टी का जहाँ सवाल आता है ना, पीपल्स पार्टी ने अपना रवैया ऐसा रखा कि आज हम इस पोजीशन पे नहीं है कि वो जहाँ पर हुकूमत में अपने वज़ीर आज़म को पिच करके लोगों से वोट मांग रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं। आज हमारे पास 17 सीटें हैं और पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि हमसे वो बात करे, क्योंकि उन्होंने तलखी उस लेवल पे ले गए कि उन्होंने शहर पे बाकायदा एक जो है वो यलगार कर रखी थी। और मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि देखिए, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वज़ीर आज़म बनने के रास्ते में आप बारूदी सुरंग बिछा रहे हैं। आप दिलों को जीतने की कोशिश करें, आप दिलों पर कब्जा करने की, शहर पर कब्जा करने की कोशिश ना करें। आप देखिए कि हम कराची जो सिंध का दारुल खिलाफा है, हैदराबाद जो कि दूसरा बड़ा शहर है, हमने इसको विन किया। इसके बाद हम जाकर PMLN से पंजाब में जाकर बात कर रहे हैं, और सिंध में रहने वाली पार्टी से ताल्लुकात हमारे ऐसे नहीं है कि हमसे बात कर सके। अच्छा, उसके पीछे पूरी एक दास्तान है। आपने 5 सालों 15 सालों में एक कतरा नया पानी नहीं दिया हमें, आपने एक नौकरी नहीं दी है, आप हमें ओन नहीं करते, आप हमें सेंसस में सही गिनने के लिए तैयार नहीं है। ये वो तमाम चीजें हैं जिससे पीपल्स पार्टी आज इस मौके पर उसको शायद एहसास हो कि वो अगर अपने सिर्फ दिल को वसी करती, लोगों को एक्सेप्ट करती, तो शायद उनको बहुत बहुत बड़ा एक चंक उनके साथ एक पार्टनरशिप बनती। सियासत में कोई चीज जो है वो लफ्ज आखिर नहीं है, लेकिन अभी हमने इस वाली बात पे सोचा भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कोई सिलसिला को बन सकता है। आप समेत PTI मुख्तलिफ रहनुमाओं को, आप समेत सबको जो जीत है उसको चैलेंज कर रही है। आपके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं अपनी जीत को साबित करने के लिए? हाँ, 200% हमारे पास फॉर्म 45 भी मौजूद हैं, 47 भी मौजूद हैं, वोट्स भी मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और ये MQM ने पिछले 7 माह से हमने पूरे शहर में कैंपेन की है। हम ही वो वाहिद जमात नज़र आए जो सड़कों पर नज़र आए, बड़े बड़े जलसे किए। 21 जनवरी का जलसा हमारा जो है वो इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, और उसने पूरा मैंडेट साबित कर दिया कराची का मैंडेट किसका है। अब ये कल देखें जिस तरह से लोग जिना ग्राउंड में आए हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि हम वो लोग हैं जो रात में सो जाएं, सुबह उठाकर उनको रिजल्ट दे दिया जाता? नहीं, हम वो लोग नहीं है कि रात में सो जाए और सुबह उठा के बोला जाए, घर वाले बोले भाई देखो तुम जीत गए हो, देखो तुमने कैंपेन भी नहीं चलाई थी, तुम जीत गए। नहीं, वो चक्कर नहीं है। बिल्कुल हमारे पास तमाम सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। जो लोग भी ये बातें कर रहे हैं वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखें। इजलास जैसे ही खत्म होता है वो तफसीलात भी आपके सामने रखें एक ब्रेक के बाद। आम इंतखाबात के बाद मुल्क भर के मुख्तलिफ हलकों में नताइज को चैलेंज कर दिया गया है। इलेक्शन जीतने वाली बहुत सी आम शख्सियात की जीत को भी चैलेंज किया गया है, जिनमें नून लीग के कायद नवाज शरीफ समेत दीगर जमातों के अहम रहनुमा भी शामिल हैं। नवाज शरीफ की कामयाबी को लाहौर के हल्का NA 130 से चैलेंज किया गया है, जहां उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद थीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील इश्तियाक चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है, जबकि खुद नवाज शरीफ ने हल्का NA 15 मानसेरा से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के हाथों अपनी शिकस्त को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर रखा है। नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज और हमजा शहबाज की लाहौर से कामयाबी को भी चैलेंज कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने NA 119 लाहौर से मरियम नवाज की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा ने NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार रिहाना डार ने सियालकोट से कौमी असम्बली के हल्का NA 71 सियालकोट के नताइज भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं, जहां से नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कामयाब हुए हैं। इसी तरह NA 127 लाहौर से नून लीग के रहनुमा तारड़ की कामयाबी को भी आज़ाद उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोकर ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में ही दीगर दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं, जिनमें NA 128 लाहौर से ओन चौधरी और NA 117 से अलीम खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा की गई है। इन दरख्वास्तों की लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजफी की अदालत में आज समाअत हुई है और 18 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी गई है। आज समाअत के दौरान मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त गुजार शहजाद फारूक के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा
कि हमने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। इस पर जस्टिस अली बाकी नजफी ने रिमार्क दिए कि अगर आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मैं केस नहीं सुनूंगा। मरियम नवाज के वकील आजम नजीर तारड़ ने दरख्वास्त गुजार वकील से कहा कि अदब से बात करें। इस पर वकील आफ्ताब बाजवा ने आजम नजीर तारड़ को जवाब दिया कि आप कौन होते हैं मुझे बात करने से रोकने वाले। इसके अलावा मुल्तान के हल्का N148 से नून लीग के अहमद हुसैन डेहड़ और आज़ाद उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी है। N148 से पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए हैं, जबकि मुल्तान ही के हल्का N151 से तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार और शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी है। इस हल्के से यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ कराची से कौमी और सूबाई असेंबली की 30 से ज़ायद नशिस्तों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने की और तमाम दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन और वफाक को 13 फरवरी यानी कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के अलावा फारूक सत्तार, ख्वाजा इज़हारुल हसन, मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल और नबील गबोल समेत 30 से ज़ायद उम्मीदवारों की कामयाबी को चैलेंज किया गया है। जबकि इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ 8 उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली ने इलेक्शन कमीशन से 2 दिन में जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजारों में तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश और महमूद जान के अलावा कुल 8 उम्मीदवार शामिल हैं। इंतखाबी धांधली के इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई और इजाले में कितना वक्त लगता है, इस हवाले से आज रोजनामा जंग में फखर दुरानी की खबर शाया हुई है, जिसमें लिखा है कि मुतासरा उम्मीदवार इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सेक्शन 139 और 142 के तहत पटिशन दायर कर सकता है। ताहम ये दरख्वास्त इंतखाबी नताइज की इशाअत के 45 दिन के अंदर दायर करना होगी। दरख्वास्त दायर करने से पहले उम्मीदवार को अपने इल्जामात साबित करने के लिए तमाम शवाहिद जमा कराना होते हैं। ये शवाहिद वीडियोस, गवाहों के बयानात या दस्तावेजात की सूरत में हो सकते हैं। अगरचे कुछ PTI उम्मीदवारों ने धांधली और बेज़ाब्तियों के इल्जामात आयद किए हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या उनके पास इस दावे को साबित करने के लिए शवाहिद हैं, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत शवाहिद का होना दरख्वास्त जमा कराने के लिए ज़रूरी करार दिया गया है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 144 के तहत मुद्दई को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट यानी हक़ाइक़नामा और शवाहिद पेश करना होंगे ताकि धांधली या बेज़ाब्तगी के इल्जामात साबित किए जा सकें। समाअत के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुतालिका इलेक्शन को कलअदम करार दे सकता है या फिर दोबारा इलेक्शन का हुक्म जारी कर सकता है, या फिर दरख्वास्त गुजार यानी मुद्दई को सेक्शन 154 के तहत कामयाब उम्मीदवार करार दे सकता है। एक तरफ जहां मुल्क भर में इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया जा रहा है, वहां अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अपनी सिंध असेंबली की जीती हुई नशिस्त छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ को मुझसे ज़्यादा वोट मिले हैं, हम उनके मैंडेट को कबूल करते हैं। MQM भी अगर जायज तरीके से जीते हैं तो सारे इख्तिलाफ के बावजूद हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन वो तो अब जीतने की पोजीशन में नहीं, जीतने क्या कंटेस्ट करने की पोजीशन में नहीं है इस शहर में। मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए फॉर्म 47, वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI का हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। एक वोट भी इजाफी नहीं चाहते, हमें किसी लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। 11 बजे की हेडलाइन के बाद शहजाद इकबाल से ऐसी सूरत हाल पर आपके साथ होंगे। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।